आगे देखें, अगला वाला टॉपिक है, इसका जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग समकालीन भारतीय दर्शन का है। समकालीन भारतीय इसलिए कहा गया है इसको समकालीन भारतीय दर्शन क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही कुछ दर्शन विकसित हुए, जबकि कुछ दर्शन कैसे थे जो मुख्यतः राजनीतिक प्रक्रियाओं से निर्मित हुए थे। जैसे कौटिल्य के दर्शन, इसमें दो टॉपिक शामिल किए गए हैं, एक मंडल सिद्धांत, दूसरा सप्तांग सिद्धांत। ये भी सिद्धांत आसान है, कुछ लोगों ने सप्तांग सिद्धांत जो है वो इतिहास में पढ़ रखा होता है, लेकिन मंडल सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है यहाँ पर से गुरु नानक जी का दर्शन, बहुत आसान है। गुरु घासीदास जी का दर्शन आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते ही हैं, बहुत आसान है। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का, उसके बाद श्री अरविंद का समग्र योग है, और दूसरा वाला अति मानस का टॉपिक है, जिसे एक डायग्राम से ही आपको समझ में आ सकता है। इसके लिए हमारी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम है दर्शन शास्त्र। इस पुस्तक को आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये टॉपिक के लिए मैं कहता हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो हमारी क्लासेस भी आ सकते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, इनका दर्शन बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि एक राजनीतिक दर्शन है। एक टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय जी का। इस दर्शन को समझने के लिए आपको पृष्ठभूमि जाननी आवश्यक हो जाती है। जैसे पृष्ठभूमि कैसे जाननी है, तो पृष्ठभूमि शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर दूसरे युद्ध, यहाँ तक जाने के बाद फिर एक शीत युद्ध का दौर आता है, जिसमें से एक तरफ पूंजीवादी देश होते हैं, दूसरी तरफ साम्यवादी देश होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि दीनदयाल जी कैसे दोनों पक्षों का समन्वय करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी इतिहास की जानकारी भी यदि आपको है तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। खैर हम जब भी पढ़ाएंगे इसको तो आपको जरूर बताएंगे आगे। इसके बाद अगला वाला तीसरा वाला टॉपिक है वो है पाश्चात्य दर्शन। ये पाश्चात्य दर्शन को हमने 3 भागों में बांट दिया है आपके सिलेबस को, और वो पहला भाग है इसका नाम है ग्रीक दर्शन। ग्रीक दर्शन में दो ही लोग का नाम आता है, मुख्य रूप से प्लेटो और अरस्तु का। इनके छोटे छोटे टॉपिक शामिल किए गए हैं जो बहुत आसान है, आराम से आपसे बन भी जाएंगे। उसके बाद फिर है संत एंसलम की थ्योरी है, जो सत्ता के ईश्वरीय सत्ता के तर्क उन्होंने दिए हुए हैं, उसका प्रस्तुतिकरण संत एंसलम की परिभाषा में किया गया है, तो बहुत आसानी से आप इसको भी बना पाएंगे। अगला वाला है तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद। यहीं से दिमाग लगाने वाली प्रक्रिया शुरू होती है। तर्क बुद्धिवाद का अर्थ होता है कि हम बुद्धि से कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, दूसरी तरफ अनुभववाद का अर्थ होता है कि हम अनुभव से कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के विचारक डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज ये तर्क बुद्धिवाद का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अनुभववादी लॉक, बर्कले और ह्यूम ये अनुभववाद का समर्थन करते हैं। दोनों को समीक्षा करने के बाद एक समीक्षावादी है, इनका नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने क्या किया, उन्होंने तर्क बुद्धिवाद को भी पकड़ा और बाद में अनुभववाद को भी पढ़ा। दोनों को पढ़ने के बाद उन्होंने इनका समन्वय कर दिया, इसी को कहा गया समीक्षावाद। तो समीक्षावाद इसलिए नाम दिया क्योंकि इनकी कमियों को उन्होंने पकड़ा और इन्हीं कमियों ने उन्होंने पकड़ा। दोनों को पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, एक समीक्षावादी सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो यहाँ से आपको इन दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद ये आसानी से समझ में आएगा इमैनुअल कांट। लेकिन ये डिपेंड हमेशा यही करता है कि आपने तर्क बुद्धिवाद को कितने अच्छे से समझा है और अनुभववाद को आपने कितने अच्छे तरीके से समझा है। जैसे इसमें उन्होंने कहा एक समीक्षावाद में एक लाइन कि तर्क बुद्धिवाद क्या करती है, बुद्धि को एक आकार देती है, जबकि अनुभववाद क्या करता है, बुद्धि को एक सामग्री प्रदान करती है जिससे ज्ञान निर्मित होता है। यही इनका समीक्षावाद है। तो ये आप समझेंगे तब जब आप दोनों टॉपिक को समझ लेंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा इसके लिए आप चाहें तो हमारे संस्थान की पुस्तक ही खरीदें, क्योंकि इससे आपको बाकायदा टॉपिक जमा करके भी बताया गया है। और इसके बाद अगला आते हैं, यहाँ से ब्रेडले का टॉपिक है। ब्रेडले आसान टॉपिक है, मूल टॉपिक है। मूल टॉपिक क्या है, ये सब तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद को काटने के नए नए तरीके से इसमें कहें कि अपनी थ्योरियां दी गई हैं, जिसमें ए.जे. एयर की थ्योरी भी महत्वपूर्ण है। इस पिछले बार आपसे मूर वाला सवाल पूछा गया था, तो आसान टॉपिक है, आपको करते बनेगा। एक जॉन डेवी का टॉपिक है व्यवहारवाद, और साथ है ये अस्तित्ववाद। इस तरीके से ये टोटल टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है, आपको इसमें समय लगा करके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले पाश्चात्य दर्शन को जल्दी से पूरा कर लें, ताकि आप भारतीय दर्शन को जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ। इसमें आपको ज़्यादा समय देना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला वाला पार्ट है, चौथा वाला भाग, इसका नाम है धर्म दर्शन। धर्म दर्शन का क्या है, तो धर्म और दर्शन के मध्य क्या अंतर है, धर्म और दर्शन कैसे अलग अलग हैं, कैसे एक दूसरे को पूरक हैं कि नहीं है, कैसे एक दूसरे को काटते हैं, किस तरीके से दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है, ये सारी चीजें धर्म दर्शन में देखना पड़ता है, और वो पूरा का पूरा स्वरूप में कंप्लीट हो जाएगा यदि आपने इस बेसिक टॉपिक को पढ़ा है। यहाँ पर पहले भाग को मूलभूत जानकारियां दर्शन का,
तो आपको ये वाला पार्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर कुछ जो दर्शन है, जैसे इसमें राजनीतिक दर्शन है, पंथ निरपेक्षता, तो भारत के संविधान में भी उल्लेखित है। बहुत आसान टॉपिक है, पंथ निरपेक्षता समझ में आ जाती है। और अभी आपने सुना होगा सांप्रदायिक दंगे के दौर है, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा काम का है, पंथ निरपेक्षता। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता भी, तो आप टॉपिक तैयार करें। इसके अलावा अलग है अशुभ की समस्या, ये भी आसान सा टॉपिक है कि जीवन में अशुभ क्यों है। ये आसान टॉपिक आपको करते बन जाएगा कि अशुभ की समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। हाँ, इसके अगले आपको लेखन पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी समग्र समझ के बिना इसको लिखना मुश्किल हो जाता है। अगला एक आखिरी वाला टॉपिक है, यहाँ पर से अगला वाला भाग है, 5वां वाला भाग, यहाँ पर है नीति शास्त्र। देखिए इस पर नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र का लास्ट वाला टॉपिक है, यहाँ पर से नैतिक मूल्य, नैतिक दुविधा, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, विल्सन ब्लोअर बिल की प्रासंगिकता, यहाँ पर भ्रष्टाचार, ऐसे टॉपिक हैं जिसको बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। किंतु जो जैसे यूपीएससी इसमें केस स्टडीज वाली चीजें बनाता है, केस स्टडी बनाता है, जबकि अभी तक देखा गया जो पिछले साल 2018 में पेपर हुआ, इसमें तो केस स्टडी के सवाल नहीं बनाए गए हैं, किंतु हमने अपने दर्शन शास्त्र की पुस्तक में 4 केस स्टडी वाले सवाल भी शामिल किए हैं, ताकि आप इसको बनाकर भी देख सकें। अगर हमारे पास टाइम बचा, यहाँ पर हम वीडियो बनाते हुए एक आध केस स्टडी के प्रश्न उत्तर भी आपसे शामिल कराएंगे, या मैं यहाँ पर हल करके आपको दिखा दूंगा और आपको सुविधा हो जाए। दर्शन शास्त्र की तैयारी के दौरान इन्हें विभिन्न भागों में विभाजित करके पढ़ें, जिससे आपको याद करने में भी सुविधा हो और विषय वस्तु की समझ भी बहुत अच्छी से विकसित हो पाए। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको पहले अलग अलग तरीके से विभाजित कर दें। अगर आपने विभाजित नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉज करके विभाजित करके आप एक टॉपिक बना लें, या तो हमारे संस्थान से आप आकर निःशुल्क रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, एक रणनीति की बात और भी आपको कहना चाहूँगा, वो है कि चूंकि ये पेपर कौन सा है, पेपर नंबर 6 है, और पेपर नंबर 6 हमेशा दूसरी पाली में आयोजित होता है, अर्थात 2 से 5 बजे वाले जो समय है इसमें आयोजित होता है। इसलिए आपको इसको पढ़ने के लिए दर्शन शास्त्र को केवल 2 घंटे के टाइम होते हैं, या 2 घंटे का समय होता है। इस 2 घंटे के समय के दौरान यदि आपने इस 2 घंटे के समय के दौरान कोई नोट्स नहीं बनाए 2 घंटे के समय के दौरान पढ़ने के लिए, तो आपको मुश्किलें पड़ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से याद नहीं आती, और आसानी से याद भी आती है तो लेखन में कठिनाई आती है। इससे अच्छा आप क्या करें, जो 12 बजे आपका पहली पाली का पेपर खत्म होता है, तो दूसरी पाली को पढ़ने के लिए, यानी दूसरी पाली को बनाने के लिए, अच्छा पेपर बनाने के लिए आप उस 2 घंटे के लिए नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि आप उस 2 घंटे का इस्तेमाल क्या करें, अपने उस पेपर को बनाने में करें, और जा करके एग्जाम में पहला पेपर यही पेपर बनाएं, यानी कि भाग 1 को ही छुए, दर्शन शास्त्र को। इससे क्या होगा, आप अपनी प्रभावशीलता का इस्तेमाल उस पेपर में ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। आपके मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।